हेलो एवरीवन। तो देखिएगा, अपन ने लास्ट लेक्चर में इक्विवेलेंट वेट और एन फैक्टर के बारे में पूरी बात कर चुके हैं। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के मेथड देखना है बस अब अपन को। तो इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट तीनों के कैलकुलेशन करने के मेथड भी देखेंगे आज अपन। उससे पहले आज अपन कुछ टॉपिक है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ नॉर्मलता। एक पड़ी थी मोलरता, एक है नॉर्मेलिटी। मोलरता का सिंबल था M, इसका है N। ठीक है, सेम उसके जैसे ही है, बस एक फर्क आएगा। क्या है? किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला हो जाएगा N बराबर विलय के ग्राम तुल्यांक बटा विलियन का आयतन। वहां पे होता था विलय के मूल, इसकी जगह आ गया तुल्यांक। विलियन का आयतन, और आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। ठीक है बात। ओपन करें फॉर्मूले को। तुल्यांक का मतलब क्या? विलय का द्रव्यमान या विलय का भार बटा विलियन का या विलय का तुल्यांकी भार इंटू 1 बटा विलियन का आयतन लीटर में। तो वहां पे अपन मोलरता का जब फॉर्मूला देखते थे तो क्या आता था? विलय का भार बटा विलय का अणुभार। अणुभार की जगह क्या आ गया? तुल्यांकी भार। कैलकुलेट करना सिखा दिया ना ये तो। ठीक है, चलो अब सुने बात को। ये तो गई नॉर्मलता एंड मोलरता में संबंध, रिलेशन क्या होगा? नॉर्मलता और मोलरता में रिलेशन क्या होगा, संबंध क्या होगा, उसकी बात करते हैं। ठीक है, सीधा याद रख लो। नॉर्मलता इज इक्वल टू क्या होता है? मोलरता इंटू एन फैक्टर। जैसे एग्जांपल की बात करें अपन, मेरे को अगर ऐसा दे रखा है 2 मोलर H2SO4 है, नॉर्मलता पूछी गई है। ठीक है, इज इक्वल टू 1 मोलर H3PO2 है, इसकी नॉर्मलता पूछी गई। 1 मोलर H3PO2 है, इसकी पूछी गई। मेरे से पूछा गया 2 नॉर्मल H3PO4 है, इसका मतलब मोलरता कैलकुलेट करनी है ना। अगर ऐसा पूछा जाए 1 नॉर्मल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो बताओ। में से ऐसा पूछा जाए 1 मोलर Al2SO4 होल थ्राइज है तो इसकी नॉर्मलता पूछी है, बताओ। ये पूछा है ना। तो कैसे करेंगे? H2SO4 का एन फैक्टर 2 होता है तो 2 इंटू 2 4 नॉर्मल। ठीक है, इसका एन फैक्टर 1 ही है तो 1 नॉर्मल। इसका एन फैक्टर 2 है तो 2 नॉर्मल। नॉर्मलिटी दे रखी है, मोलरता ज्ञात करनी है तो 2/3 m। नॉर्मलिटी दे रखी है, मोलरिटी कैलकुलेट करनी है 1/2 m। एन फैक्टर होता है 6 नॉर्मल। अगली बात समझ में, डाइल्यूशन का प्रभाव क्या होगा? सेम रहेगा। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, नॉर्मलता पर तनुकरण का प्रभाव क्या होगा? नॉर्मलता पर तनुकरण का प्रभाव क्या होगा? सेम होगा जो मोलारिटी पे था। क्या लगता था मोलारिटी में फॉर्मूला? M1, तो उसकी जगह N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये तनुकरण से पूर्व है तो ये तनुकरण के पश्चात है। ठीक है, अच्छा मिक्सचर की पूछ ले तो मिश्रण की नॉर्मलता तो बता रखा है तुम लोगों को,
जो मोलरता के लिए फॉर्मूला था वही लगाना है। मिश्रण की अगर नॉर्मलता पूछ ले तो उस कंडीशन में क्या करोगे, रिजल्टेड नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ठीक है, ये आ जाएगा। बात क्लियर है? ये सारे नॉर्मलता से रिलेटेड सारी बातें हो गई। ठीक बात, चले अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 200 ml सेमी नॉर्मल विलियन में कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि ये डेसी नॉर्मल में परिवर्तित हो जाए। पानी का पूछा है, ध्यान रखें। ठीक है, तो कैसे करोगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लगाना है, लगा लो। सेमी का मतलब मालूम होना चाहिए 1/2 इंटू V1 200 ml, डेसी का मतलब 1/10 इंटू V2, तो ये आ जाएगा 1000 ml। तो पानी की मात्रा या पानी का आयतन जो होगा, पानी का जो आयतन होगा वो 1000 माइनस 200 पहले था, कितना ml आ जाएगा, 800 ml आ जाएगा। कितना ml आ जाएगा, 800 ml आ जाएगा। ठीक है, बात कर लोगे। इस टाइप के क्वेश्चन सारे वही है जो अपन ने मोलरता के क्वेश्चन किए। बस एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्या आएगा, तुल्यांकी बार आएगा। ठीक है, जैसे दो एक क्वेश्चन और बता देता हूं, चलो इससे आपको आइडिया तो रहे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन बनने हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट 3 नॉर्मल HCl है, इसका 100 ml लिया। ठीक है, 100 ml लिया, इसको मिक्स किया है 0.6 नॉर्मल H2SO4 के 200 ml के साथ। बोला है परिणामी विलयन में, परिणामी विलयन में H2SO4 की नॉर्मलता क्या हो। H2SO4 की पूछी है तो रिजल्टेड मोलारिटी परिणामी विलयन में H2SO4 की, तो H2SO4 के तुल्यांक वो किससे कैलकुलेट करते हैं, N इंटू वी से, अपॉन परिणामी विलयन का आयतन V1 प्लस V2, करो मल्टीप्लाई भैया, 200 इंटू 0.6 अपॉन V1 प्लस V2, 100 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 120/300, 0.4 नॉर्मल। कितनी हो जाएगी, 0.4 नॉर्मल। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका N1V1 क्यों नहीं लिखा है, इसने पूछा किसका है, H2SO4 का पूछा है। ठीक है बात, चले आगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन अगर अपन को ऐसा पूछ लेता कि 24.5 ग्राम H2SO4 1.5 लीटर विलियन में उपस्थित है, विलियन में उपस्थित है, तो इसकी नॉर्मलता ज्ञात करो। इसकी नॉर्मलता ज्ञात करो, यह पूछा गया। 24.5 ग्राम H2SO4 1.5 लीटर विलियन में उपस्थित है, तो इसकी नॉर्मलता ज्ञात करो। सिंपल सा, नॉर्मलता बराबर विलय का भार बटा तुल्यांकी भार 49 अपॉन 1.5 लीटर, तो ये हो जाता 1/3 नॉर्मल। कितना हो जाता, 1/3 नॉर्मल। समझ में आ गई बात। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अणुभार की जगह क्या रखना है, बस आपको अणुभार की जगह तुल्यांकी भार रखना, अपना क्वेश्चन हो जाएगा। चले आगे। सेकंड टॉपिक आज का देखते हैं, H2O2 की आयतन सामर्थ्य।
H2O2 की आयतन सामर्थ्य, इसकी बात करनी है, H2O2 की आयतन सामर्थ्य की। जैसे कंसंट्रेशन टर्म्स मोलारिटी होती है, नॉर्मलता होती है, मोल फ्रैक्शन होती है, उसी टाइप से H2O2 के लिए किस में डिफाइन करते हैं अपन? H2O2 के लिए डिफाइन करते हैं आयतन सामर्थ्य, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ऐसा लिखा हुआ आता है 20VH2O2। क्या लिखा हुआ आता है? 20VH2O2, 10VH2O2, XVH2O2, ऐसे लिखा हुआ आता है। सिंबल ऐसा मिलेगा आपको, तो बस आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? अगर कभी 20VH2O2 लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा 1 लीटर H2O2, ये तो फिक्स कर लो 1 लीटर ही होगा, और ये जो लिखा हुआ होता है वो O2 का आयतन होता है। 1 लीटर H2O2 NTP पर 20 लीटर O2 देता है। इसका मतलब ये है H2O2 का तो फिक्स कर दो 1 लीटर, और जो ये लिखा हुआ होता है जितने V लिखा हुआ उतने लीटर क्या देता है? O2 देता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लो, अगर मैंने बोला XVH2O2 है, XVH2O2 विलियन है, तो इसका मतलब ये होता है 1 लीटर H2O2 विलियन लेना है, 1 लीटर H2O2 विलियन लेना है, NTP पर X लीटर क्या देता है? O2 देता है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हो जाएगी, बस आपको ये ध्यान रखना है। आगे का काम मैं सारा बता दूंगा कैसे करना है, बस ये बेसिक डेफिनेशन मालूम रहे। 20V, XV, इनका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। चलो मैं इसके ऊपर क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इससे रिलेटेड, और आज का क्वेश्चन नंबर 4 जैसे। ठीक है, क्या आपको क्वेश्चन ऐसे दे रखा होगा, (20VH2O2) के कितने आयतन से एनटीपी पर 600 ml O2 प्राप्त होती है? ये देगा क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करना है? मेरे को तो ये मालूम है 20V का मतलब तो ये होता है बेसिकली कि 1 लीटर H2O2 से एक काम, ठीक है, 1 लीटर H2O2 से 20 लीटर O2 मिलेगी। इसका मतलब तो ये हुआ ना 1 लीटर H2O2 का लेना, ये बात हुई। इसको रिवर्ट कर दो, इस बार कैलकुलेट क्या करना है तुम्हें? H2O2 कैलकुलेट करना है ना, तो मैं ये ऐसे लिख देता हूं, 20 लीटर O2 से प्राप्त करनी है तो आपको क्या चाहिएगा? 1 लीटर H2O2। ठीक है, सिंपल सा बात था। 1 लीटर O2 के लिए कितना चाहिएगा? 1/20, और 600 ml के लिए कितना चाहिएगा? 1/20 इंटू 600 ml, मतलब कितना ml चाहिएगा? 300 ml। कितना ml चाहिएगा? 300 ml चाहिएगा। ठीक है, ये आ जाएगा सीधा। और क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा है, 1 लीटर H2O2 से 20 लीटर O2 मिलता है, तो मैंने उल्टा लिख दिया, 20 लीटर O2 के लिए 1 लीटर H2O2 चाहिएगा। O2 इतनी प्राप्त करनी है तो H2O2 कितना चाहिएगा? आ जाएगा। इसका रिवर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, 25V H2O2 के 250 ml से NTP पर प्राप्त ऑक्सीजन का आयतन डेसीमीटर क्यूब में होगा। अब इसने क्वेश्चन घुमा के दे दिया, डेसीमीटर क्यूब वगैरह ऐसे कुछ वर्ड पूछ लिए, तो आपको घबराना नहीं है। पहले तो आप ये चेक करें डेसीमीटर क्यूब में और लीटर में डिफरेंस क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब, डेसी पहले भी समझा चुका हूं तुम लोगों को, 1/10 होता है। डेसी 1/10 मीटर का मीटर, इसका कर दो क्यूब, 10⁻³ मीटर क्यूब। 10⁻³ मीटर क्यूब क्या होता है मालूम है? 1 लीटर। तो 1 डेसीमीटर क्यूब बोलो 1 लीटर बोलो, एक ही बात है। ये मालूम चल गया आज कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के बराबर ही होता है। अब मेरे से बोला कि 25V H2O2 है, तो इसका मतलब क्या होता है पहले तो वो समझो।
इसका मतलब ये होता है 1 लीटर H2O2 से 25 लीटर O2 मिलेगी। कितना ml है? 250 ml है। इसका मतलब इसका 1/4 हुआ, तो इसका भी 1/4 कर दो, 25/4, 6.25 लीटर O2 आ जाएगा। 6.25 लीटर O2 बोलो या 6.5 डेसीमीटर क्यूब O2 बोलो, सब एक ही बात है। 6.25 डेसीमीटर क्यूब O2 बोलो, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है। लीटर O2, लीटर और डेसीमीटर क्यूब क्या हो गया? बराबर। तो 25 H2O2 लोगे और उसका 250 ml अगर तुम लेते हो, किसका? H2O2 का, तो 6.25 लीटर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? O2 मिलेगा। ठीक है बात? दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? बहुत सिंपल सा, इस बेसिक डेफिनेशन को ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं ध्यान रखना है। XV लिखा होता तो इसका मतलब 1 लीटर H2O2 का फिक्स है 1 लीटर, जो लिखा हुआ है वो O2 का है। XV का मतलब X लीटर O2, 10 लीटर O2, 20 लीटर O2, 25 लीटर O2। ठीक है, फिर तो एक इक्वेशन बन जाएगी कि एक पेन का मूल्य 5 रुपए है। तो दो क्वेश्चन बनने वाला है, या तो प्राइस देगा और पेन पूछेगा कितना आएंगे, या पेन देगा और प्राइस पूछेगा। ठीक है, आगे देखें, इसके आगे देखो, सुनना बात को ढंग से, सुने बात को। ठीक है, सुने बात को, सुने आगे। H2O2 के बारे में सुने। H2O2 जो होता है, इसमें हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखो। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और ऑक्सीजन की रेंज क्या होती है? -2 से लेके +2 तक। अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इंटरमीडिएट है, -2 से +2 के बीच में, इसका मतलब ऑक्सीकारक भी होगा और अपचायक भी होगा। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों होगा, ऑक्सीकारक भी होगा, अपचायक भी होगा। इन बोथ मीडियम, इन बोथ मीडियम, दोनों माध्यम में। कौन कौन से दोनों माध्यम? अम्लीय माध्यम में भी और क्षारीय माध्यम में भी। कौन कौन से दोनों मीडियम में? एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में। H2O2 ऑक्सीकारक भी होता है, अपचायक भी होता है। कौन से मीडियम में? एसिडिक में भी होता है और बेसिक में भी होता है। सॉरी, ये एसिडिक मीडियम नहीं, बेसिक। ठीक है बात? चलो अपन बात करते हैं सबसे पहले H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OA, केस फर्स्ट, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम। हिंदी मीडियम वालों कोई दिक्कत तो नहीं ना? एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम। सुने बात को, H2O2 ऑक्सीकारक है बेटा। अब यहां पे है ना अर्ध अभिक्रिया ही होगी, अर्ध अभिक्रिया होगी तो इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। मैं बोलता था ना पूरी रेडॉक्स हो तो इलेक्ट्रॉन नहीं आते, अर्ध अभिक्रिया है तो रेडॉक्स ये इलेक्ट्रॉन आएगा। H2O2 ऑक्सीकारक है तो दूसरों का ऑक्सीकरण करेगा, खुद का अपचयन, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। अब -1 में तो डिक्रीज होगा, तो किसमें बनेगा? -2 में। -2 वाला कंपाउंड बताओ। रट्टा नहीं मारे कि H2O2 कन्वर्ट होता है H2 में। मैंने तो बोला देखो, ऑक्सीकारक है तो खुद का करेगा अपचयन, अपचयन का मतलब ऑक्सीकरण अंक कम होना, -1 से कम, -2 में, -2 का यौगिक बोलो H2O, काम हो गया तुम्हारा। मेन एटम होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करो, इधर 2 है इधर 1 है तो 2। ये अब मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं, इसको लिख दिया मैंने 2। जैसे ही इधर 2 लिखा तो हाइड्रोजन हो गए 4, इधर हाइड्रोजन है 2, तो इधर लिखो 2H+, चार्ज बैलेंस कर दो 2 इलेक्ट्रॉन, ये आएगा। तो अम्लीय माध्यम में H2O2 जब ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है तो खुद किस में कन्वर्ट होता है? H2O में। किस में कन्वर्ट होगा? H2O में। ये पूछा जाता है एग्जाम में। केस सेकंड, इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम, क्षारीय माध्यम में करने का तरीका ये रहेगा, बस आप तो है ना ये इलेक्ट्रॉन मत जोड़ना, इलेक्ट्रॉन जोड़ने से पहले कुछ आपको काम करना पड़ेगा।
बेसिक मीडियम में भी H2O2 एक बार तो कन्वर्ट आप इसी में कर दो 2H2O में। तुम लोगों ने 2H+ जोड़े। अब क्षारीय माध्यम में तो H+ तो दिखना नहीं चाहिए था, H+ नहीं दिखना चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसमें 2OH जोड़ दिए। तो दोनों साइड जोड़ो फिर तो वो 2OH-, 2H+ और 2OH- मिलके बन जाएगा 2H2 और 2H2O से 2H2O क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, कैंसिल। तो बच गया 2OH-। चार्ज बैलेंस करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। तो अगर पूछे बेसिक मीडियम में H2O2 अगर ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता तो किस में कन्वर्ट होगा, OH- में। देख लो मैंने पहले H2O में कन्वर्ट किया, अपना आप OH- में कन्वर्ट हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, ये तो हो गया ऑक्सीकारक। सेकंड देखते हैं H2O2 एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब चाहे पदार्थ की तरह व्यवहार करें, केस फर्स्ट, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, अगर एसिडिक मीडियम में अपन बात करें तो H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरों का रिडक्शन करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। खुद का ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो -1 से 0 में आ गया। प्लस में तो ऑक्सीजन तभी जाता है जब वो किसके साथ जुड़ा हुआ हो, फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ हो। फ्लोरीन तो है नहीं, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस करो। अब रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मैं इधर क्या करूंगा, 2H+ ऐड करूंगा। जैसे 2H+ ऐड करूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करता है तो O2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। केस सेकंड, इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में क्या करना है, एसिडिक मीडियम की तरह ही ट्रीट करना है। ये लो H2O2 कन्वर्ट हो गया O2 में +2H+। अब बेसिक मीडियम में तो H+ तो दिखना नहीं चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, तो तुम लोग क्या करोगे, 2OH ऐड कर दो इधर भी, तो 2OH इधर भी ऐड करो, तो रिएक्शन क्या बन जाएगी, H2O2 + 2 टाइम्स OH- O2 + 2 टाइम्स H2O। चार्ज बैलेंस करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर बेसिक मीडियम में H2O2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करता है तो किस में कन्वर्ट होता है, O2 और H2O में। बात क्लियर। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन थी H2O2 की, H2O2 की रेडॉक्स रिएक्शन थी, तो H2O2 का सब में एक एक अणु काम आया। देख लो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। इसका मतलब H2O2 का एन फैक्टर कितना होगा, बोलो। एन फैक्टर ऑफ H2O2, H2O2 का एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। 2 होगा तो इसका मतलब एक बात बताओ, तुल्यांकी भार क्या होगा, अणु भार बटा 2। अच्छा, नॉर्मेलिटी क्या होगी, मोलरता, ये मॉलिक्यूलर वेट है ना, मोलरता इंटू एन फैक्टर, तो नॉर्मेलिटी हो जाएगी 2 टाइम्स मोलरिटी, ठीक है। ये आ जाएगा, ये आ गया H2O2 का एन फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी वगैरह सब कुछ आ गई। एक ध्यान रखें, H2O2 की आयतन सामर्थ्य, H2O2 की आयतन सामर्थ्य एवं H2O2 की आयतन सामर्थ्य एवं कैपिटल M में संबंध। आयतन सामर्थ्य एवं कैपिटल M में संबंध क्या होता है, मोलरता जो होगी वो होगी XV/11.2, ये ध्यान रखना है, XV/11.2। नॉर्मलता चाहिए तो वो होती है 2 टाइम्स मोलरता के, तो 2 × XV/11.2, तो नॉर्मलता हो जाएगी XV/5.6। ये आ गए दोनों रिलेशन। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया मैंने आपको। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 आपको ऐसा दे दिया कि 2.8 VH2O2 है कि मोलरता ज्ञात करो। तो आप क्या करोगे, मोलरता ज्ञात करनी है तो कैपिटल M = 2.8/11.2, 1/4 आ जाएगी मोलरिटी। नॉर्मलता चाहिए तो 1/2 आ जाएगी।
आ गई बात समझ में? ये सिंपल से क्वेश्चन हो गए H2O2 से रिलेटेड। कोई डाउट है तो बोलो H2O2 से रिलेटेड। जो ये मोल का पार्ट था मैंने यहाँ पे करवा दिया, क्योंकि देखो रेडॉक्स यूज में आ रही है, रेडॉक्स यूज में आ रही है इसलिए मैंने यहाँ पे करवाया। चले आगे, चलो आगे बात करते हैं। चलो आगे बात करते हैं, 6 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस। कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस, तुल्यांक का सिद्धांत क्या होता है? तुल्यांक का सिद्धांत पहले लिखो, उसके बाद समझाते हैं और इस यूज कैसे करना है वो बात करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। किसी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक के क्रियाकारी तुल्यांक जो रिएक्शन करते हैं, क्रियाकारी तुल्यांक एवं उत्पाद के उत्पादित तुल्यांक हमेशा बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसका अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट की बात बोलूं, मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट की बात बोलूं तो ऐसा बोल सकता हूं, रिएक्टेड इक्विवेलेंस ऑफ रिएक्टेंट, इक्विवेलेंस को EQ से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? EQ से। तुल्यांक किसके? क्रियाकारक के। ये किसके बराबर होंगे? तुल्यांक किसके? उत्पाद के। मैं इसको आगे और समझा रहा हूं तब समझ में आएगा। ये तो मैंने स्टेटमेंट लिखा, पहले मैं ये चेक कर लूं तुल्यांक कहते किसे, तुल्यांक का फॉर्मूला क्या होता है। तुल्यांक के 3 फॉर्मूले होते हैं। तुल्यांक के क्या होते हैं? 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंस, वो होता है भार बटा तुल्यांक की बार, भार बटा तुल्यांक की बार। दूसरा तुल्यांक का फॉर्मूला होता है नॉर्मलता इंटू आयतन, N इंटू V। तीसरा होता है तुल्यांक का फॉर्मूला, तो नॉर्मलता की डेफिनेशन क्या थी? तुल्यांक बटा आयतन, तो तुल्यांक क्या हो जाएगा? N इंटू V। अब देखो N को लिखूंगा M इंटू N फैक्टर, इंटू लिखूंगा V। अब M इंटू V क्या होता है? मोल, तो ये हो जाएगा मोल इंटू N फैक्टर। ये 3 फॉर्मूले आ गए। जैसा जरूरत होगी वैसा काम में ले लूंगा, जैसा जरूरत पड़ेगी वैसे काम में लेना है आपको, तो ठीक है। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं जिससे आपको आइडिया चल जाएगा कि तुल्यांक बराबर होते भी है या नहीं होते। मैंने एक सिंपल सी रिएक्शन लिखी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। मेरे को मालूम नहीं था ये रिएक्शन बैलेंस कैसे होती है, CaCl2 प्लस H2, ठीक है। मेरे को मालूम नहीं ये रिएक्शन बैलेंस कैसे होती है। मैंने कहा इसका A मोल काम में ले रहा हूं मैं, इसके B मोल काम में ले रहा हूं, इसके P मोल काम में ले रहा हूं और इसका Q मोल काम में ले रहा हूं, ठीक है। मोल दे रखे तो तुल्यांक बराबर करूंगा तो इस बार ये वाला फॉर्मूला लगने वाला, मोल इंटू N फैक्टर का। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर एक कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें इक्विवेलेंस किसके? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बराबर होंगे इक्विवेलेंस ऑफ HCl के, ये बराबर होंगे इक्विवेलेंस ऑफ CaCl2 के, ये बराबर होंगे
इक्विवेलेंस ऑफ H2O के। यही तो बात हुई थी, क्रियाकारक और उत्पाद सबके इक्विवेलेंस क्या होने चाहिए, बराबर। चलो इसके मोल इंटू एन फैक्टर कितना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2 इज इक्वल टू इसका मोल इंटू एन फैक्टर 1, इसका मोल इंटू एन फैक्टर चार्ज 2 प्लस इज इक्वल टू इसका Q इंटू 1। तो ये बन गया गणित 2A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 2P इज इक्वल टू Q। मैंने मान लिया A बराबर 1 रख लो, तुम लोग A बराबर कितना रख लो, 1 रख लो। A बराबर 1 होगा तो B बराबर 2 हो जाएगा, Q भी कितना होगा 2 और P भी कितना होगा 1। यही तो बात हुई। तो अब देखो A का 1 मोल होना चाहिए, ये लो 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 मोल होने चाहिए HCl के, ये लो 2 मोल HCl के। तो 1 मोल बनेगा CaCl2 का, ये लो, प्लस 2 मोल बनेंगे किसके, H2O के। ये रिएक्शन हुई या नहीं हुई, बैलेंस बताओ, हो गई ना रिएक्शन बैलेंस। तो देखो ये रिएक्शन बैलेंस पर्पजिंग मेरा ये नहीं था, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था कि इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे, मैं तो आपको ये बता रहा था इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब न्यूमेरिकल करेंगे तब मालूम चलेगा कॉन्सेप्ट कैसे यूज में लेना है, ठीक है। चलो बात करते हैं अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल से, इक्विवेलेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल के, जिनको बुक्स वगैरह में टाइट्रेशन नाम से दे रखा है। किस नाम से दे रखा है, टाइट्रेशन नाम से। मैं आपको ओनली फॉर इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए सब कुछ क्वेश्चन बता दूंगा। आपको तो सोचना है कि पहले फॉर्मूला क्या लगाना, इक्विवेलेंस बराबर करना है, तब बस ये ध्यान रहे। 6 क्वेश्चन करवा चुका हूं, है ना। अब देखते जाओ आप। तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्या कह रहा है, $500 ml विलियन में उपस्थित 2 ग्राम NaOH के 500 विलियन में उपस्थित 2 ग्राम NaOH के 50 ml को अनुमापित करवाने के लिए, अनुमापित या उदासीनीकरण ऐसा लिख दो, को उदासीन करवाने के लिए डेसीमोलर HCl के कितने आयतन की आवश्यकता होगी। अब लोगों के दिमाग में सीधा क्वेश्चन क्या आता है मालूम है तुम लोगों को, लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, N1V1 इज इक्वल टू N2V2 लगा देते हैं। कोई भी क्वेश्चन देखते हैं पहले चेक करो डेटा क्या दे रखा है, सबसे पहले ये काम करना चाहिए आपको, ठीक है। डेटा तो उसी टाइप का दे रखा है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2 जैसा। मैंने कहा ठीक है चेक कर लेते। देखो HCl की रिएक्शन करवानी है NaOH के साथ, मेरे को तो ये ध्यान रखना है। ये एक रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट क्या बना मेरे को मालूम नहीं, मैं ऐसा बोल दूं क्या, इक्विवेलेंस ऑफ HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ NaOH। मोलरता दे रखी है, ठीक है, HCl हो NaOH हो, दोनों की मोलरता और नॉर्मलता क्या होगी, बराबर होगी। तो मैं बोल दूं इसका N1 इंटू इसका V1 इज इक्वल टू N2 इंटू V2 होगा। डेसीमोलर 1/10 इंटू इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। इसका वॉल्यूम कितना दे रखा, 50 ml। नॉर्मलता लिखनी है मेरे को, मैं नॉर्मलता लिख रहा हूँ, साइड में देखना, मैं यहाँ पे साइड कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसकी नॉर्मलता कैलकुलेट करने के लिए। 2 ग्राम NaOH को 500 ml विलियन में उपस्थित है, तो ये कैलकुलेट कर रहा हूँ 2/40, ये हो गया 500 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये हो जाएगा 4/40 मतलब 0.1, कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगी नॉर्मलता, ये आ गया 0.1। तो V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 ml ही आएगा। कितना ml आएगा, 50 ml। कितना आया, 50 ml ही आया। बात समझ में आई, बोलो
V1 इज इक्वल टू 50। अब तुम लोगों को ये दिमाग में नहीं सोचना 500 ml विलियम था तो नॉर्मल था 0.1 थी तो अब 50 ml की कम नहीं हो जाएगी क्या? नहीं, मैंने क्या बोला था, कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है एक बड़े कंटेनर में लो तो भी उसकी नॉर्मलता वही रहेगी जितनी एक छोटे से कंटेनर में लोगे। तो N1V1 इज इक्वल टू क्या लगा दिया, N2V2 लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखें, .365 ग्राम HCl एवं 0.245 ग्राम H2SO4 के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए 0.1 m या 0.2 m ले लो, 0.2 m कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने ml की आवश्यकता होगी? पहला क्वेश्चन का ट्रेंड समझ लो आप कि ट्रेंड क्या कह रहा है। ठीक है, ट्रेंड समझ लो, ट्रेंड क्या कह रहा है। ट्रेंड ये है HCl अम्ल है, H2SO4 भी अम्ल है, तो ये हो गया एसिड। इस एसिड की रिएक्शन जो है वो आपको किसके साथ करवानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ करवानी है, तभी ये क्या होगा, उदासीन होगा, तभी क्या होगा, उदासीन होगा। बात ओवरऑल ये, तो सुने बात को। इसका तो देखो द्रव्यमान दे रखा, द्रव्यमान दे रखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ऐसा बोल दूं क्या, इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस होगा। फिर तो इसके अलग अलग इक्विवेलेंस को बराबर नहीं करे, क्योंकि रिएक्शन किसके बीच में हो रही है, एसिड और बेस के बीच में। तो इसमें ऐसा लिख दूं, इक्विवेलेंस ऑफ HCl प्लस इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4, वेरी गुड, इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे होगा, यही होगी बात। चलो आगे बात करो। HCl का क्या दे रखा है, मास दे रखा है, अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट 36.5, इसका दे रखा है 0.245 अपॉन 49, ये हो गया इक्विवेलेंस। द्रव्यमान बटा तुल्यांकी भार, और इसका कितना दे रखा है अपन को बोलो, 0.2, n फैक्टर है 2 इंटू वॉल्यूम आएगा लीटर में, ये लो लीटर में, तो 0.365 डिवाइड बाई 36.5 प्लस 0.245 अपॉन 49 इज इक्वल टू 0.4V, ये लीटर में आएगा। ml में कन्वर्ट कर देता हूँ, ml में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1000 का मल्टीप्लाई अंदर चला गया, ये किस में आ जाएगा, ml में आ जाएगा। ये कितना हो गया 10 और ये हो गया 5, 15 बटा 0.4, 37.5 ml, कितना ml आ जाएगा, 37.5 ml। ये जो दोनों क्वेश्चन कराए आपको एसिड और बेस के, ऐसे टाइट्रेशन को बोलते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। ऐसे टाइट्रेशन को क्या बोला जाता है, एसिड बेस टाइट्रेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन थोड़ी थी, एसिड और अम्ल, एसिड और बेस रिएक्शन कर रहे थे, बस ये ध्यान रखना है, कर लोगे। इस टाइप के क्वेश्चन खूब सारे दे रखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, अब रेडॉक्स पे आते हैं, नॉर्मल रेडॉक्स पे। KMnO4 के कितने मोल 2 मोल SnCl2 द्वारा रंगहीन हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। ठीक है, करना कैसे इसको, मेरे को एक चीज मालूम है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, KMnO4 है प्लस SnCl2 है, तो ये SnCl4 में कन्वर्ट होगा। KMnO4 बोल रहा है कलरलेस होना चाहिए, कलरलेस तो तभी होता है जब वो Mn+2 होता है। अब आपको अगर प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हो, अगर कुछ याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। लिखवाया था कलरलेस कब होता है, KMnO4 जब Mn+2 की स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लगाओ, इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ SnCl2, इसका मोल इंटू n फैक्टर, क्यों मोल दे रखा है या पूछा जा रहा है KMnO4 का, इज इक्वल टू इसका मोल इंटू n फैक्टर, किसका, SnCl2 का, ये लो, इसका मोल ज्ञात करना है, n फैक्टर कितना हो गया 5, इज इक्वल टू
इसका मूल कितना है 2 इंटू एन फैक्टर कितना है 2, तो इसका मूल कितना आ जाएगा 4/5, 4/5 मीन्स 0.8, कितना मूल आ जाएगा 0.8। चले आगे, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसको रेडॉक्स टाइट्रेशन बोलते हैं, जो अब क्वेश्चन करवा रहा हूं तुम लोगों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 2 मोल फेरस ऑक्जेलेट के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए K2Cr2O7 के कितने मोल आवश्यक होंगे, यह पूछा गया। ठीक है, चलो कर लेंगे। 2 मोल फेरस ऑक्जेलेट के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए K2Cr2O7 के कितने मोल आवश्यक होंगे। क्या करना है, ये K2Cr2O7 लिया, ऑक्सीकारक होता है, प्लस फेरस ऑक्जेलेट का फॉर्मूला ये होता है। अब इंपॉर्टेंट बात देखो, K2Cr2O7 हमेशा Cr+3 में कन्वर्ट होता है। इसका पूर्ण ऑक्सीकरण बोला तो Fe अभी +2 में, ध्यान रखना, तो +3 में कन्वर्ट होगा, प्लस ऑक्जेलेट किस में कन्वर्ट होगा CO2 में। दो इसका तो एन फैक्टर मालूम है मेरे को, कितना होगा, इसका एन फैक्टर मालूम है मेरे को, कितना होगा बोलो 6, कितना होगा 6। इसके लिए बात करनी है, तो एन फैक्टर ऑफ फेरस ऑक्जेलेट Fe का +2 से +3 1, CO ऑक्जेलेट में +3 है, +4 में 1 का चेंज इंटू 2 3 आएगा। ठीक है, बस काम हो गया। इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ फेरस ऑक्जेलेट, ये होगा K2Cr2O7 के मोल कितने हैं कैलकुलेट करने हैं, इंटू एन फैक्टर 6, इसका मोल कितने हैं 2 इंटू एन फैक्टर 6, तो K2Cr2O7 के मोल जो आएंगे 6/6 1 आ जाएगा, 6/6 1 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये फेरस ऑक्जेलेट का पूर्ण ऑक्सीकरण, लोग क्या करते हैं, कभी ऑक्जेलेट का कर देते हैं, कभी फेरस का कर देते हैं, दोनों का होगा इसके अंदर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। .01 मोल KMnO4 को MnO2 में परिवर्तित करने के लिए 0.1 m ऑक्जेलिक एसिड COH होल ट्वाइस का कितना आयतन आवश्यक होगा, कितना आयतन आवश्यक होगा, यह पूछा गया। ठीक है, KMnO4 को MnO2 में कन्वर्ट करना है। KMnO4 प्लस ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, रिएक्शन अपन को मालूम है, इसने बोल दिया MnO2, KMnO4 किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्जेलिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, CO2 में होगा, CO2 में कन्वर्ट। ठीक है, इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। KMnO4 के दे रखे मोल 0.01 इंटू एन फैक्टर 3, इसका दे रखा है मोलरिटी तो 0.1 इंटू एन फैक्टर 2 इंटू वॉल्यूम V, तो V इज इक्वल टू 0.3 डिवाइड बाई 2 आएगा, 0.3 डिवाइड बाई 2, ये लीटर आएगा। अगर ml में चाहिए तो 300/2 150 ml आएगा, कितना आ जाएगा 150 ml आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए,
क्वेश्चन नंबर 12, 1 नॉर्मल KMnO4 के 20 ml द्वारा 1 नॉर्मल KMnO4 के 20 ml द्वारा FeSO4 के कितने द्रव्यमान को पूर्ण ऑक्सीकृत किया जा सकता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। 1 नॉर्मल KMnO4 के 20 ml द्वारा FeSO4 के कितने द्रव्यमान को पूर्ण ऑक्सीकृत किया जा सकता है? तो इसका मतलब ये हो गया 1 नॉर्मल KMnO4 प्लस फेरस सल्फेट। सल्फर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन ये फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट होगा। ऑक्सीकरण में Fe+2 किस में कन्वर्ट हो गया? Fe+3 में। FeSO4 का एन फैक्टर कितना होगा? 1। सर इसका तो मालूम ही नहीं KMnO4 किस में कन्वर्ट होगा। हाँ ये बात तो मालूम नहीं है, जरूरत पड़ेगी क्या? मैं लिखो तो सही, आगे मालूम चल जाएगा। इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ FeSO4। इसका नॉर्मलता दे रखी है तो N इंटू वी तो होता सीधा, ये N इंटू वी, ml में तो लीटर में कन्वर्ट कर दिया है ना, ml में तो लीटर में कन्वर्ट हो गया। इसका मास पूछा है तो मास अपॉन क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट। n फैक्टर 1 है तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ही होगा। तो मास इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³ इंटू इसका इक्विवेलेंट वेट 96 और 56 152 304 इंटू 10⁻³ तो 3.04 ग्राम आ जाएगा। कितने मास को पूर्णतः ऑक्सीकृत किया जा सकता है? 3.04। तो आप हमेशा ये मत सोचे कि कंपाउंड क्या दे रखा है, आगे पूरी रिएक्शन तो मालूम ही नहीं। यहां पे नॉर्मलता दिया हुआ ना, कहां दिक्कत है आपको? ठीक है बात, चलो आगे बात करते हैं। 12 क्वेश्चन हो गए। तीन चार क्वेश्चन और देखते कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस से रिलेटेड। ये रेडॉक्स टाइट्रेशन बोलते हैं इसको, ये जो चल रहा है इसको रेडॉक्स टाइट्रेशन, रेडॉक्स रिएक्शनें हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी? के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी जो ऑक्जेलिक एसिड के पूर्ण ऑक्सीकरण से 5.6 लीटर CO2 NTP पर दे सके। यह है अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी जो ऑक्जेलिक एसिड के पूर्ण ऑक्सीकरण से 5.6 लीटर CO2 क्या दे सके? NTP पर दे सके। अपन से ये क्वेश्चन पूछा गया, कैसे टैकल करें? एक बात है K2Cr2O7 है, ये है ऑक्जेलिक एसिड, अम्लीय माध्यम में Cr+3 में जाएगा प्लस CO2 में जाएगा। इस ऑक्जेलिक एसिड को ऐसा लिख दे H2C2O4। इस बार इक्विवेलेंस ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ CO2 बराबर करना है। मालूम है CO2 का एन फैक्टर कितना होगा? CO2 का एन फैक्टर कितना होगा मालूम है? +4 है, इधर +3 है, 1 का चेंज हुआ। ऐसा क्वेश्चन करवाए थे ना लास्ट क्लास में। मैं कि इस बार ऐसे देखना पड़ेगा, CO2 का चेक करना, तो 4 से 3 1 का ही आएगा। CO2 का एन फैक्टर 1 का ही आएगा, तो
तो K2Cr2O7 का मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, इसका मोल चेक कर लो, 5.6 डिवाइड बाई 22.4 इंटू एन फैक्टर ए। इसका मास इज इक्वल टू 1/4 इंटू इक्विवेलेंट वेट 294 डिवाइड बाई 649, 49 डिवाइड बाई 4, 12.25 ग्राम चाहिएगा। कितना चाहिएगा? 12.25 ग्राम कौन चाहिएगा अपन को? K2Cr2O7। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 चले, 0.158 ग्राम हाइपोविलियन के क्षारीय माध्यम में पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए 0.1 m KMnO4 0.1 m KMnO4 के कितने आयतन की आवश्यकता होगी? ml में पूछा है, आवश्यकता होगी। ठीक है, चलो करते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना, क्षारीय माध्यम है। मैंने लास्ट क्लास में एक हाइपो के बारे में क्वेश्चन करवाया था, हाइपो का एन फैक्टर चेक करना सिखाया था क्षारीय माध्यम और अम्लीय माध्यम में। अगर वो याद होगा तब तो आपका काम चल जाएगा। KMnO4 है प्लस हाइपो सॉल्यूशन है H2O3-2। हाइपो जो होता है वो एक्चुअल में ये होता है सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3। बेसिक मीडियम है तो KMnO4 तो मालूम है ना, MnO2 में कन्वर्ट होगा और ये सल्फेट में होगा। अगर यही एसिडिक मीडियम होता तो यहाँ पे SO4 नहीं आता, यहाँ पे आता S4O6-2 टेट्राथायोनेट आयन। बस यही काम करना था आपको। इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Na2S2O3 लगाओ, 0.1 m है, एन फैक्टर कितना है 3 इंटू वॉल्यूम V लीटर में आएगा। Na2S2O3 का बार बटा तुल्यांकी बार, तुल्यांकी बार होता है अणु बार बटा एन फैक्टर। एन फैक्टर कैलकुलेट करना है, कितना है +2 है ना, और यहाँ पे +6 4 8 आ गया, ये लो 8। 0.3 V इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻³ V इज इक्वल टू 8/0.3 इंटू 10⁻³ लीटर। ml में चाहिए तो 80/3 ml, अप्रोक्सीमेट 27 ml आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27 ml। दो रिएक्शनों का यूज जरूर होगा, बेसिक मीडियम दे रखा है, मैंने सब कुछ लिखा रखा है इसलिए पहले। ठीक है, इनका यूज करना आना चाहिए आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन नंबर 15। ml H2O2 की अम्लीय माध्यम में आदिकीय Ki से अभिक्रिया करवाई जाती है। उत्सर्जित I2 की अभिक्रिया, उत्सर्जित I2 की अभिक्रिया उत्सर्जित I2 की अभिक्रिया के लिए, उत्सर्जित I2 की अभिक्रिया के लिए 0.1 m हाइपोविलियन के 20 ml की आवश्यकता होती है। तो H2O2 की सांद्रता ग्राम पर लीटर में ज्ञात करो। यह क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ये अब सिक्वेंशियल रिएक्शन जैसा क्वेश्चन होने वाला है। ये H2O2 दे रखा था, इसकी Ki के साथ अभिक्रिया करवाई तो यहाँ पे बन गया I2। आगे क्या बना मेरे को मालूम नहीं। इस I2 की रिएक्शन जो है वो हाइपो सॉल्यूशन के साथ करवाई तो बनेगा
Na प्लस Na2S4O6। ठीक है, ये I2 जो होता है ना, ये I2 जो होता है, ऐसे टाइट्रेशन को आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन बोलते हैं। कौन सा टाइट्रेशन बोलते हैं? आयोडोमेट्रिक या आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडोमेट्रिक या आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन में इंडिकेटर जो काम में लेते हैं वो लेते हैं अपन स्टार्च। कौन सा काम में लेते हैं? स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो I2 के साथ जो है वो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स देता है, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स। और यही स्टार्च जो होता है वो Na के साथ जो होता है वो कैसा हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। तो यहाँ पे जब I2 बना, स्टार्च लिया हुआ था तो ब्लू कलर था, I2 जब खत्म हो गया तो वो कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही है आपको? सुने बात को, मैं ऐसा बोलूं क्या पहली बार में कि इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ I2 फर्स्ट वाली रिएक्शन से, और सेकेंड वाली रिएक्शन से इक्विवेलेंस ऑफ I2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Na2S2O3। तो इन दोनों रिएक्शन से कंबाइन करेंगे तो मेरे को ये मालूम चल गया इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 जो आएगा वो इक्विवेलेंस ऑफ Na2S2O3 के बराबर आएगा। और इसका कितना इक्विवेलेंस है? 0.1 मोलरिटी है। एन फैक्टर इसका एक ही होगा इंटू वॉल्यूम 20 ml। ये लो 2 इंटू 10⁻⁻3। इसका मेरे को द्रव्यमान चाहिए तो भार बटा तुल्यांकी बार, मास अपॉन तुल्यांकी बार। तुल्यांकी बार कितना? 17। तो मास कितना आ जाएगा? 34 इंटू 10⁻³ ग्राम। ये H2O2 का मास आ गया। ये कितने ml का मास है? 50 ml का द्रव्यमान है। कितने का? 50 का। तुम्हें कितने का चाहिए? ग्राम पर लीटर में चाहिए। तो 50 ml का मास है 34 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो 1 ml का कितना हो जाएगा? 34 डिवाइड बाई 50 इंटू 10⁻³ और 1 लीटर बोले तो 1000 ml का कितना हो जाएगा? 34/50। ये होगा, बोलो 0.68 ग्राम पर लीटर। ये सांद्रता आएगी। कितनी आएगी? 0.68 ग्राम पर लीटर। बस एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, इसको कंप्लीट करते हैं अपन। 0.68 ग्राम पर लीटर आ जाएगी। ये समझ में आया ना? तो दो सीक्वेंशियल रिएक्शन टाइप हो जाएंगे और इक्विवेलेंस बराबर कर देना आपको। टाइट्रेशन वगैरह के कॉन्सेप्ट अभी पिछले 2 साल में तो नहीं आ रहे, उससे पहले आए हुए भी है। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन के ऊपर आए हैं। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आज का। पॉइंट 5 ग्राम ऑक्जेलेट के सैंपल को जल में घोलकर 100 ml विलयन बनाया गया। इस विलयन के 10 ml के अनुमापन के लिए, इस विलयन के 10 ml के अनुमापन के लिए N/20 KMnO4 के 15 ml की आवश्यकता होती है। तो ऑक्जेलेट का सैंपल में प्रतिशत ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखो कैसे करना है। मैं तो ये कह रहा हूं कि KMnO4 के साथ रिएक्शन हुई तो इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्जेलेट आयन होगा। KMnO4 कितना है? 1/20 इंटू 15 इंटू 10⁻³ ये होगा इसका मास अपॉन इक्विवेलेंट मास 44।
तो इसका मास कितना आ जाएगा 44 इंटू 15/20 इंटू 10⁻³ ये कितना हो जाएगा, ये काम करो 22 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻⁴, 15 दूना 30 का 0, 3 15 दूना 30 और 33, ये आ जाएगा 0.033 ग्राम। ये कितने का लिया है, 10 ml का, 10 ml का। मेरे को स्टार्टिंग में कितना था 100 ml, तो 100 ml विलियन में C2O4-2 का द्रव्यमान कितना होगा, 10 ml में है तो 100 में इसका 10 गुना हो जाएगा, ये ऑक्जेलेट का द्रव्यमान आएगा। तो ऑक्जेलेट का प्रतिशत, ऑक्जेलेट का द्रव्यमान बट्टा सैंपल का द्रव्यमान इंटू 100, यही होगा। तो कितना हो जाएगा 66%। कितना प्रतिशत आ जाएगा 66%। बोलो। तो ये अपने सारे क्वेश्चन हो गए किससे रिलेटेड, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस से रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्लास में मैं तुल्यांकी भार, परमाणु भार, अणु भार ज्ञात करने की विधियां और एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट से रिलेटेड बात करने वाला हूं। ठीक है, तो यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।